बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। और हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर नंबर 37 पर मौजूद हैं। और इस लेक्चर का इस पूरे यूनिट का मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। इट इज़ ट्रांजिशन मैट एलिमेंट्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, यूज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज कैटलिस्ट, formation of complex compound, color of transition metal compounds, geometry and isomerism in complex compounds with coordination number 4 and 6। ये इसका स्टूडेंट्स मुकम्मल सिलेबस है। हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स से स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एक पूरा लेक्चर मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। बाकी चीज़ों को हम कैरी करते हैं और कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेट करके भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? बाय डेफिनेशन द एलिमेंट्स दैट हैव पार्शियली फिल्ड D और F, partially filled D or F subshell in any atomic or ionic form, they are called as transition elements। स्टूडेंट्स, जो D ब्लॉक है, D ब्लॉक, इनको हम आउटर ट्रांजिशन कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन। और जो F ब्लॉक है, इनको हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं। अब ऐसा क्यों है कि हम आउटर और इनर ट्रांजिशन के वर्ड्स यूज करते हैं? स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए आप इस डायग्राम पे फोकस करें। ये हम एक एटम के शेल्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। स्टूडेंट्स, ये हमने बना दिए। अब जब D फिल होता है ना, D की फिलिंग n-1 D की होती है, n-1 D में होती है। और जब आप F की फिलिंग की बात करते हैं तो वो n-2 F की फिलिंग होती है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय n-1? n इज शेल नंबर, इट इज पीरियड नंबर। स्टूडेंट्स, ये जो आपका है, हमने ये जो डायग्राम बनाई है, इसमें ये जो है ये आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल है, इट इज वैलेंस। और जो सेकंड लास्ट होता है उसको हम पेनल्टीमेट कहते हैं, पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स यहां पर थर्ड लास्ट भी है, इसको पेनल्टीमेट नहीं कह रहे थर्ड लास्ट को, ये मैं इसको थर्ड लास्ट लिख रहा हूं, थर्ड लास्ट। अब इस सारे में टोटल शेल कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल n है 6। जब आप इसमें D की फिलिंग करेंगे तो D की फिलिंग यहां पर क्या होगी स्टूडेंट्स? व्हेन n इज इक्वल टू 6, तो ये होगा n-1, 5D की फिलिंग होगी। तो 5D पेनल्टीमेट बन गया ना इसका। और अगर आप F की फिलिंग कर रहे होंगे
तो वो किसकी फिलिंग होगी, वो n-2 6-2 4f की फिलिंग होगी और वो थर्ड लास्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप ये बताएं, अगर मैं यहाँ पर यूं लिख दूं कि इट इज 5d और इट इज 4f, तो फिर बाहर कौन है, 5d है और इनर कौन है, 4f है। बैलेंस नहीं कह रहे हम, 4f से 5d बाहर है तो वो आउटर है, 5d से 4f अंदर है तो वो इनर है। तो इस वजह से इनको आउटर और इनर ट्रांजिशन यूज किया जाता है। अब हमारा मेन फोकस इनर ट्रांजिशन पर नहीं होगा, आउटर ट्रांजिशन पर होगा और आउटर ट्रांजिशन में भी स्पेशली 3D सीरीज लेंगे। आउटर ट्रांजिशन, थ्री डी सीरीज, 3D सीरीज स्टूडेंट्स, इसमें पार्शली फिल्ड डी होगा, पार्शली फिल्ड, बल्कि इसको इससे भी बेहतर ये है कि इसको कंपेयर किया जाए। इसमें दो कैटेगरीज हैं, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, टिपिकल में पार्शली फिल्ड डी है, पार्शली फिल्ड डी, यहां पर एम्प्टी या कंप्लीट डी होगा। ये एग्जांपल लेते हैं तो फिर ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सेकंड पॉइंट है टू आउटर मोस्ट सब शेल, टू आउटर मोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट है इनमें। पॉइंट नंबर 3 इसमें ये लिख रहे हैं कि ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीडेशन नंबर, दीज आर पैरामैग्नेटिक, जबकि इसको अगर कंपेयर किया जाए ऑन द अदर साइड तो इसमें नो कलर्ड कॉम्प्लेक्स, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते, नो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, एंड पैरामैग्नेटिक के अपोजिट ये क्या है, डायामैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायामैग्नेटिक पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। यू कैन से दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी उन पे कोई इफेक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स, अब नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे दो ग्रुप्स में हैं। ग्रुप 3b स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम, और दूसरा ग्रुप है उसमें 2b जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन है। और हमने ऊपर 3D सीरीज की बात की थी स्टूडेंट्स। 3D सीरीज जो है ना, 3D सीरीज ये स्कैंडियम 21 से चलती है अप टू जिंक 30। अब इनमें 2b जो ग्रुप है, बल्कि 1b, उनको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल्स, और ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। ये मैंने आपको मेटालिक कंडक्टेंस के चैप्टर में भी बताया हुआ है, यूनिट में बताया है। इसमें कॉपर
गोल्ड और सिल्वर, ये ग्रुप 1B है। और नॉन टिपिकल में सिर्फ यही 3B एंड 2B ग्रुप्स आर देयर। स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम देखें हम, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 1s2 K है, 2s2 2p6 ये L शेल है, 3s2 3p6 ये M शेल है, 4s2 ये N शेल है एंड 3d1 3dm यानी ये भी थर्ड शेल का हिस्सा है। स्टूडेंट्स 4s पहले लिखा, 3d बाद में लिखा, आपकी बुक में 3d पहले है और 4s बाद में लिखा हुआ है, दोनों बिल्कुल ठीक है। एनर्जी ऑर्डर के हवाले से पहले 4s की फिलिंग होती है, बाद में 3d फिलिंग होती है, क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 4s अकॉर्डिंग टू द n+l रूल। ये मैंने क्वांटम नंबर में n+l रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो लेक्चर आप देख लें, उसके आखिरी हिस्से में n+l रूल आपको नजर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर K में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। L में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? टोटल 8। M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 3s और 3p6 में बन गए, और M में एक और 3d वाले में, तो टोटल कितने बन गए? 9। एंड N शेल में यानी 4th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? देयर आर 2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल है, आप वो ज़रूर देखें, उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं कुछ एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। स्कैंडियम 4s2 3d1, टाइटेनियम 4s2 एंड 3d2, विनेडियम 4s2 एंड 3d3। तो आप देखें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। क्रोमियम 4s2 और 3d4 एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, लेकिन एक्चुअली 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है, तो इट इज 4s1 3d5। तो ये अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। क्यों फॉलो नहीं करता अफबाउ प्रिंसिपल को? क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल है लोअर आर फिल्ड फर्स्ट देन हायर। लोअर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यानी 4s अभी कंप्लीट नहीं है, तो 3d में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो गए, तो ये वायलेशन ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट में जो फिलिंग है वो 4s2 और 3d5 है, फिर 4s2 और 3d6 है। तो अब ये देखें 3d6 करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया इन d, 4s2 3d7, 5 ये हुए, 6 और 7, 2 पेयर अप हो गए, तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो चुके हैं। 4s2 एंड 3d8, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो अनपेड 2 रह गए। कॉपर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड ये है कि ये 4s2 3d9 हो, लाइक दिस, लेकिन ऐसा नहीं होता। 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके 3d में चला जाता है, तो ये भी अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। अभी 4s जो लोअर एनर्जी का है वो कंप्लीट नहीं है और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर जा रहे हैं। और जिंक में 4s2 एंड 3d10 ये बन गए। स्टूडेंट्स, अब आप नॉन टिपिकल के लिए देखें। नॉन टिपिकल के लिए आप स्कैंडियम को देखें। स्कैंडियम आपको मिलता है +3 की फॉर्म में। +3 की फॉर्म में इसका 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे, 1 का 1 भी निकल जाएगा, तो फिर इसके d में क्या हो जाएगा? 0। d0 या d10 होना ये नॉन टिपिकल है, और d में कुछ इलेक्ट्रॉन होना, कंप्लीट और एम्प्टी के अलावा पार्शियली फिल्ड होना। इफ यू लुक एट जिंक, तो ये जिंक न्यूट्रल भी मिलता है, जिंक +2 में भी मिलता है। +2 में मिलेगा तो 4s2 के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे,
और डी में 10 रह जाएगा। तो स्कैंडियम और जिंक आपको अंदाजा हो गया कि ये दोनों सूरतों में नॉन टिपिकल है, यानी इसमें पार्शली फिल्ड डी नहीं आता। और बाकी जो प्रॉपर्टीज उसकी डिस्कस की गई थी डेफिनेटली वो भी आप कह सकते हैं कि इसमें उस तरह से फॉलो नहीं हो रही। अब टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का किस चीज से क्या ताल्लुक है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स are directly proportional to binding energies of metals. Students, these are directly proportional to melting points and boiling points. These are directly proportional to paramagnetic character. पैरामैग्नेटिक करैक्टर। स्टूडेंट्स अब ज़रा वन बाय वन यहाँ पर आप आए। पहले में एक अनपेयर्ड, फिर दो अनपेयर्ड, फिर तीन अनपेयर्ड, फिर 6 अनपेयर्ड, फिर 5 अनपेयर्ड, उसके बाद 4, 3, 2, 1, 0। तो आप देखें पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और बाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। तो अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं और उसके बाद जाके डिफरेंट हो जाती हैं। मैं आपको यहां पर कुछ एमसीक्यूज दे रहा हूं। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज observed for options are titanium, beta, vanadium, charlie, chromium and delta, manganese। तो स्टूडेंट्स आप अगर ग्राफ देखेंगे ना तो ग्राफ में आपको ऐसे बढ़ते हुए और बाद में ऐसे नजर आएगा और आपको ये नजर आएगा कि विनेडियम के लिए वहां पर मेल्टिंग पॉइंट कम है अमंग दीज ऑप्शंस। ये आप ग्राफ देख लें। सॉरी, इट इज फॉर विनेडियम, यहां पर है विनेडियम मैक्सिमम है, नीचे मैंगनीज होगा, यहां पर आपको एक गिरता हुआ नजर आएगा मैंगनीज। तो इन ऑप्शंस में अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हो तो वो विनेडियम है और मिनिमम की बात करोगे तो वो मैंगनीज है। स्टूडेंट्स ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर आपने देखना है। यही क्वेश्चन है, ऑप्शंस चेंज कर रहे हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। अगेन मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है तो आयरन मैक्सिमम है, ये भी आपको ग्राफ से नजर आएगा, और कॉपर मिनिमम है। इनकी वैल्यूज तो बुक में नहीं गिवन, लेकिन ग्राफ से अंदाजा हो जाता है कि ज्यादा कौन है और कम कौन है। स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना वो प्रॉपरली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती, कभी इंक्रीज करती है कभी डिक्रीज करती है। अप टू द मिडल ऑफ सीरीज और है, उससे आगे जाएंगे तो उसका रवैया कुछ और है। अब आयनिक रेडियस के एक दो क्वेश्चन करवाता हूं। मैक्सिमम आयोनिक radius is for alpha titanium plus 2, beta vanadium plus 2, charlie chromium plus 2 and delta manganese plus 2। स्टूडेंट्स अगर आप आयनिक रेडियस के ग्राफ को देखेंगे तो वो आपको इस तरह से जिग जैग नजर आएगा, यानी उसमें कोई रेगुलरिटी मौजूद नहीं है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम का था, मैक्सिमम इज फॉर मैंगनीज, और अगर मिनिमम पूछा जाए
तो minimum value of radius among these ionic radius among these is for vanadium +2. स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन है, ऑप्शंस चेंज कर रहे हैं, कोबाल्ट +2, बीटा, निकल +2, चार्ली, कॉपर +2 एंड डेल्टा, जिंक +2. अब मैक्सिमम आपको जिंक नजर आएगा और मिनिमम आपको निकल नजर आएगा. अगेन स्टूडेंट्स, आप ये बुक खोल के ग्राफ सामने रखें और साथ ये क्वेश्चंस को कंपेयर करें, फिर ये आपको समझ आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं फॉर कोवलेंट रेडियस. मैक्सिमम कोवलेंट रेडियस is for alpha, scandium, beta, titanium, Charlie, copper, not copper, it is chromium, and delta, it is विनेडियम. मैक्सिमम रेडियस. स्टूडेंट्स कोवलेंट रेडियस की आप बात करें तो आपको ग्राफ में नजर आएगा, पहले कम होता है, फिर कांस्टेंट होता है और बाद में बढ़ता है. तो आपको सबसे ऊपर स्कैंडियम नजर आएगा, इसमें ये मैक्सिमम है और मिनिमम वैल्यू फॉर क्रोमियम नजर आएगी. और इसी क्वेश्चन के और ऑप्शंस लिखूं, कोबाल्ट, बीटा, निकल, चार्ली, कॉपर एंड डेल्टा, जिंक. तो आपको जिंक यहां पर नजर आएगा ऊपर, जिंक यहां पर आपको मैक्सिमम नजर आएगा और आपको कोबाल्ट मिनिमम वैल्यू पे नजर आएगा. अगेन मैं कह रहा हूं कि आप इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें. अब मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करैक्टर किसका है और मिनिमम किसका है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. आयरन +2, बीटा, आयरन +3, चार्ली, कोबाल्ट +1 एंड डेल्टा, जिंक +1. स्टूडेंट्स आयरन होता है 4s2 3d6, 4s2 3d6, 4s2 3d7 और जिंक है 4s2 3d10. जब आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये किसके रिमूव हो जाएंगे, s के. d में जब 6 होते हैं तो एक पेयर होता है और 4 अनपेयर्ड होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे नजर आ गए. जब आप Fe+3 2 यहाँ से निकालोगे और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से निकलेगा, D में 6 हो तो एक पेयर, 4 अनपेयर्ड. और स्टूडेंट्स आप ये कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखी है उससे देख लेना, आपको समझ आ जाएगी, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ जल्दी से आपको. और जब आप एक उसमें से निकाल देंगे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे. कोबाल्ट +1, इसमें से अगर आप एक निकालेंगे तो स्टूडेंट्स यहां से एक निकलेगा, 4s1, एक अनपेड इस पर हो गया. और 3d7 में 3 अनपेड उधर पड़े होंगे तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड नजर आएंगे. और जिंक +1 जब न्यूट्रल से एक निकालोगे तो सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वही सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक करैक्टर को शो करवाएगा. Which is diamagnetic? Options are zinc, beta, zinc +2, Charlie, vanadium +5, delta all,
ईटा नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स हमें फिर कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 4s2 3d10 न्यूट्रल की लिख लें। वेनेडियम 4s2 एंड 3d3 ये न्यूट्रल की कॉन्फ़िगरेशन है। अब इनको आयन के तौर पर देखें। जिंक को +2 जिंक न्यूट्रल है तो इसमें तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता 4s2 3d10 में, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। 4s2 आप s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, d कंप्लीट है, उसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा, ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। वेनेडियम 4s2 2 यहाँ से निकलेंगे और 3d3 है तो 3 यहाँ से निकलेंगे, टोटल 5 निकलेंगे, तो ये वेनेडियम +5 बनेगा। इस पे भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, ये सारे डायमैग्नेटिक हैं। अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कलर्स शो करवाते हैं उनके रिलेटेड ये 3D सब शेल है। स्टूडेंट्स जब इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगता है, आपने पढ़ा है कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड ऐसी स्पीशी है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जब इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बॉन्डिंग होती है तो इनके पास लिगेंड आते हैं और वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जब ये 3D मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये स्प्लिट होता है, 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं। और स्टूडेंट्स इनमें डेफिनेटली आपको एक एनर्जी का गैप नज़र आ रहा है। ये एनर्जी लेवल कुछ और है, ये एनर्जी लेवल कुछ और है। अगर पार्शली फिल्ड डी हो तो इलेक्ट्रॉन जंप करके एट हायर स्टेट चला जाता है, लाइक दिस, वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। पीछे से मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके वापस आता है यहाँ पे, जब वो एक्साइट होता है तो वो एनर्जी रिलीज करके ऊपर जाता है, और जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है तो फिर वो एनर्जी रिलीज करता है। वो जो इंथाल्पी या एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी चेंज होती है, अगर वो 400 नैनोमीटर्स से लेकर 750 नैनोमीटर्स तक हो उसकी वेवलेंथ, तो ये विजिबल रीजन है। तो फिर वो हमें कलर शो करवाता है। इट सिंपली मीन्स के D to D ट्रांजिशन इनसे कलर आता है, D to D ट्रांजिशन। अब वन लाइनर बताऊं मैं आपको कि कलर किसका आना है किसका नहीं आना। D1 से लेकर D9 तक, यानी पार्शली फिल्ड इनमें कलर होगा। और अगर D0 हो और D10 हो तो 0 एम्प्टी है, 10 कंप्लीट है, ये पार्शली फिल्ड नहीं है, तो ये कलरलेस होगा, कलरलेस। अब इनके रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन है विच शो कलर इन कॉम्प्लेक्स, which show color in complex alpha zinc +2 beta copper +1 charlie cobalt +2 and delta scandium +3। स्टूडेंट्स हमें सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन न्यूट्रल की लिख लें 4s2 3d10
4s1 3d10। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। कोबाल्ट 27 है तो ये 4s2 3d5 और स्कैंडियम 4s2 3d1। अब आप इनको आयंस के तौर पे कंसिडर करें। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 4s2 से निकलेंगे, d10 है वो कंप्लीट है। जब d10 आएगा तो कोई कलर शो नहीं होता। कॉपर +1 जब आप इसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो 4s से निकलता है, क्योंकि 4s वैलेंस है। आयनाइजेशन एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन वैलेंस से निकलता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मुताबिक ऐड भी वैलेंस में ही होता है। तो d10 बाकी बच गया, ये भी कलर्ड होगा। कोबाल्ट +2 इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये 4s के निकलेंगे। 3d5 ये 1 से लेकर 9 तक, उनके दरमियान 5 भी आता है, ये कलर शो करवाएगा। सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। लेकिन इसको देखें 4s2 और 3d1 ये दोनों निकलेंगे, दोनों से निकल जाएंगे तो टोटल 3 निकलेंगे, फिर स्कैंडियम होगा और d यहाँ पर क्या बन जाएगा d0, और d0 भी कलर शो नहीं करता। इस तरह के क्वेश्चंस रिलेट होंगे कि कौन कलर शो करेगा और कौन कलर शो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड absorb red color, it looks like, यानी इसका अपना कलर कौन सा शो होगा। इट मे बी ब्लू, बीटा ऑप्शन येलो, चार्ली ऑप्शन रेड एंड डेल्टा ऑप्शन इट मे बी ग्रीन। हमें ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, आप एक कलर व्हील बनाएं लाइक दिस, इसको 6 हिस्सों में तकसीम कर दें, टोटल 6। अब आप वेब गॉयर फार्मूला बनाएं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। स्टूडेंट्स इसमें इंडिगो नहीं लिखना, डू नॉट राइट इंडिगो, इंडिगो नहीं लिखना, वेब गॉयर ये बना लें। अब ये आप ट्रिक समझ लें, ट्रिक क्या है। कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब रेड कलर, एब्जॉर्ब रेड कलर यानी उसने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया, उसका अपना कलर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, रेड का ऑपोजिट जो आपको नजर आ रहा है वो कौन सा है, ग्रीन। इट लुक्स ग्रीन, जो एब्जॉर्ब किया है उसका ऑपोजिट नजर आएगा। अगर कहा जाता कि ग्रीन एब्जॉर्ब किया है तो फिर कौन सा नजर आता, ग्रीन का ऑपोजिट कौन सा है, रेड। अगर कहा जाता ऑरेंज एब्जॉर्ब किया है तो कौन सा नजर आता, ब्लू नजर आता, उसका ऑपोजिट कौन सा है, ब्लू है। और अब एक और बड़ी मजे की बात देखें, जो कलर नजर आए यानी विजिबल हो, जो उसका कलर हो उसका लेफ्ट और राइट ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट, और ये भी ट्रांसमिट। फिर सुन लें, रेड एब्जॉर्ब हुआ, ग्रीन नजर आया यानी वो खुद ग्रीन नजर आएगा, और कौन सा कलर ट्रांसमिट होगा, ब्लू और येलो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा, इट लुक्स लाइक ग्रीन। स्टूडेंट्स आप इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो नजर आए उसका लेफ्ट और राइट जो विजिबल हो यानी जो कलर उसका ओरिजिनल हो उसका लेफ्ट और राइट ट्रांसमिट होता है। अब ये देखें कि एज कैटलिस्ट ये कैसे यूज होते हैं। एज कैटलिस्ट, इस पे सिर्फ 2-3 पॉइंट लिखते हैं।
नंबर 1, ड्यू टू वेकेंट डी और सबशेल, डी वेकेंट सबशेल, इसलिए भी ये कैटलिस्ट हो सकते हैं। फिर इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर मिलती है, ये भी वजह है इनके डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट होने की। और इनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो कांटेक्ट एरिया बढ़ता है और कुलियंस बढ़ते हैं और चांस ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो ये भी एक वजह है कि ये अच्छे कैटलिस्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोजिनेशन करें तो उसमें निकल एज कैटलिस्ट है, उसमें प्लाटिनम एज कैटलिस्ट है, उसमें प्लाडियम एज कैटलिस्ट है। हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें तो उसमें कॉपर एज कैटलिस्ट होता है। KMnO4, ये भी मैंगनीज जो है ये ट्रांजिशन में एलिमेंट है, उसका ही कंपाउंड है, वो भी एज कैटलिस्ट आपको मिलता है। आपको विनेडियम पेंटाऑक्साइड ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड है, ये भी कैटलिस्ट मिलते हैं। तो ये आपको एक आइडिया दिया है कि ये डिफरेंट टाइप्स के कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इसमें हमने थोड़ी सी वेरिएशन डिस्कस कर दी थी रेडियस के हवाले से। आई होप सो कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर हेल्पफुल लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।